नमस्कार, मैं नितेश गर्ग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। जी हां, शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से बात करने का और आपको खबर बताने का, वो भी डिटेल में स्टोरी बताने का। दिल्ली जाने का, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, कटनी, रायपुर, जहां भी खबर मिलेगी वहां 100+ सहयोगी हमारे हैं, वहां जाकर आपको खबर बताने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बवाल मचा है छत्तीसगढ़ की सियासत में। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया, सिर फोड़ने वाला बयान दिया और इसी को लेकर बवाल मच गया है। सफाई भी दी है उन्होंने। क्या कुछ हुआ है, पहले पूरा घटनाक्रम देख लीजिए, फिर चलेंगे सहयोगी के पास और पूरी तफ्तीश करेंगे विस्तार न्यूज आपके अपने चैनल में। लोकसभा चुनाव जीतने की होड़ में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष ने अपना आपा खो दिया। चरणदास महंत ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें पीएम का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते, बाकी बन सीधवा स्वाद हुआ है। और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं, सी लाठी धरे नहीं सके, गाली दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यह चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। उनके इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति के साथ ही देश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी उन पर जमकर हमलावर हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने उन पर करारा प्रहार किया। चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारा। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे कांग्रेस की हार का डर और बौखलाहट बताया। डॉक्टर चरणदास महंत जी का बयान बौखलाहट में, झल्लाहट में, और कांग्रेस की आज जो दुर्दशा हो रही है, भगदड़ मची है कांग्रेस में। चारों तरफ लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। पराजय का भय है। जनता इन्हें दुत्कार कर भगा रही है और इसलिए ये बौखलाहट में दिया गया बयान है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ेगा कि ये भाषा उनके नेताओं की है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि जनता इसका जवाब देगी। जिस तरह का ओछी बयान और मर्यादित बयान दिया है यहाँ के नेता चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, अब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि खुद कांग्रेस नेता भी चरणदास महंत के इस विवादित बयान का समर्थन नहीं कर सके। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, कभी हिंसा का सहारा नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। ये लट डंडे और इस तरह की भावना हिंसा के हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने कहा तो उनको वापस अपने शब्द भी लेना पड़ेंगे। वहीं पूरी छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पोस्टर जारी किए और लिखा कि मैं हूं मोदी का परिवार, मुझे पहली लाठी मारूं। वो राजनांदगांव में 2 तारीख को स्टेट हाई स्कूल के मैदान में पब्लिकली ये बोले कि जो मोदी का सर फोड़ेगा उसको जिताओ। और कौन? तो भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव जी का नाम उन्होंने लिया। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है,
और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो दिखावा था। ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्टतः कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। नेता प्रतिपक्ष चरण दास के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस चुनाव से पहले ही सेल्फ गोल कर रही है, क्योंकि जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है तब तब पार्टी को नुकसान हुआ है। स्टोरी थोड़ी लंबी थी लेकिन जरूरी थी, क्योंकि खबर के हर पहलू पर विस्तार न्यूज की नजर रहती है और हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि आप तक पूरी सच्चाई पहुंचे। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मामले में बयान जारी किया है। उन्होंने सफाई दी है। यह बयान प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जारी किया है। इस लिखित बयान में सफाई देते हुए कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रचारित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की रीति नीति व संस्कृति का शायद ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके सहज व विशुद्ध छत्तीसगढ़िया वाक्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह सफाई भी आ गई है चरणदास महंत की कि छत्तीसगढ़िया जो भाषा है, बोली है, भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो चलिए अब इस मामले पर बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी रोहित जुड़ गए हैं सीधा रायपुर से। रोहित, ये बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चरणदास महंत ने कह दिया सफाई दी, और अब सफाई के बाद भी क्या लग रहा है कि और ज्यादा बवाल चलेगा? अमित शाह के आने तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर घेरेगी? बिल्कुल नितेश, देखिए एक कहावत है कि तीर से निकला कमान से निकला तीर और मुंह से निकली जो बयान है वो वापस नहीं होता। तो निश्चित तौर पर चरणदास महंत ने तो बयान दे दिया। गए थे भूपेश बघेल और जो देवेंद्र यादव हैं उनकी तारीफ करने, लेकिन बोलते बोलते वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की बात बोल गए और यहाँ तक बोल गए कि उनके सामने एक लठबाज चाहिए और जो सीधा सर फोड़ सके। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरह का विवादित बयान विपक्षी पार्टियों ने दिया है तो उसे बखूबी भारतीय जनता पार्टी ने लपका है और उसे मुद्दा बनाकर जनता के सामने गई है। और उसी तरह की स्थिति इस बार भी देखने को मिल रही है। सुबह से ही इस बयान को लेकर बवाल है। कल 12 बजे का बयान है, जिसके बाद से कल रात में चला, जिसके बाद आज दिन भर में कई घटनाक्रम घटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और टाइमलाइन भी कहा था, आग्रह भी किया था कि 5 बजे तक इस पर एक्शन लिया जाए। जिसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम चीजें बातें कही कि यह प्रधानमंत्री का अपमान है, कांग्रेस के आदत में ही इस तरह की स्थिति है। अगर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जैसे प्रधानमंत्री जैसे रोहित मुद्दा बता दिया, घटना बता दिया, बार बार आप ही बता रहे हैं, सब कुछ है। अब दर्शक जानना चाह रहे हैं कि चरणदास महंत सामने आकर सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं। सुना है फोन ऑन बंद है, कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, और सफाई दी भी गई तो लेटर जारी करके, बयान तो दिया गया था खुले मंच से। सफाई भी नहीं लगता है कि सामने आकर बोलना था, हिम्मत से बोलना था कि छत्तीसगढ़िया की जो हमने बात की है, भाषा में बात की है, वो गलत मिसइंटरप्ट हुई है, गलत तरीके से ली गई है। बिल्कुल, देखिए नितेश, यही बात है कि अगर आपने छत्तीसगढ़ी में ये कहावत कही, हालांकि वो हिंदी वाक्य से छत्तीसगढ़ी वाक्य कब पहुंचे वो बयान उनका जब सामने आएगा तो वो स्पष्ट होगा, लेकिन एक जिम्मेदार नेता होने के कारण, बड़ा नेता होने के कारण आपको सामने आना था, अपनी बात रखनी थी, अपनी बात कहनी थी। और जब मीडिया के प्रतिनिधि सुबह से आपको फोन लगा रहे हैं तो अपना संपर्क बताते, उनके सामने आते, और जो बातें उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर या बयान जारी कर कही वो बात वो मीडिया के कैमरे के सामने भी कह सकते थे। लेकिन सवाल इस सब के बीच में वही है, और जो बयान सामने आया है हमने भी अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया, उस पर साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी लेना, मैंने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को नहीं समझती, नहीं जानती, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान कर दिया और मूड फोड़ने की बात कही कि ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर छत्तीसगढ़िया वाद, जिसको पिछले 5 सालों पर
ठीक है रोहित, यानी कि छत्तीसगढ़ियावाद की बात सामने आ गई है और अब इस पर भारतीय जनता पार्टी पलटवार करेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कैसे क्या कुछ होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं खुद आकर तो इस पर बयान नहीं दे देंगे। बस्तर में उनका दौरा है। रोहित, क्विक रिस्पॉन्स दीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते अगली खबर की तरफ। अरे आवाज ही क्यों गायब कर देते। रोहित से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बता दें कि चरणदास महंत ने इस पर प्रेस नोट जारी किया है, सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस नोट जारी किया है और अब इसको लेकर सियासत तेज है पूरे छत्तीसगढ़ में और कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने तक इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुनाने वाली है। इस खबर के बाद थोड़ा दिल्ली का रुख कर लीजिए, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सीएम केजरीवाल ने अदालत में याचिका दायर की और खुद की रिहाई की मांग की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा। वहीं ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें दी हैं। क्या कुछ हुआ है ये जानने के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे राकेश का और जानेंगे कि क्या कुछ है। तब तक इस मुद्दे को एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ चले गए हैं और दूसरी तरफ उनके सहयोगी जेल से बाहर आ गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर पूरी राजधानी में सियासी सरगर्मी तेज है और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि फैसला कब तक आएगा और फैसले में क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है या फिर उनकी रिमांड की अवधि यथावत रहेगी। राकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, अपडेट क्या है? फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कब तक फैसला आने वाला है और क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं या सरकार जेल से ही चलती रहेगी? जी नीतीश, अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं या नहीं ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आज जो कोर्ट रूम में हुआ वो बिल्कुल एक ड्रामे की तरह हुआ। फ्रंट फुट पर जो है एस राजू भी ईडी की ओर से खेल रहे थे, वहीं डिफेंड करने में सिंघवी भी जो है पीछे नहीं हट रहे थे। केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की थी उस पर कोर्ट ने तो फैसला सुरक्षित रख लिया है दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद। हालांकि अब जो दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गई और जो बात कोर्ट के सामने रखी गई उसे जरा जानना बहुत महत्वपूर्ण है नीतीश। हाँ। एस राजू ने ईडी की ओर से कहा कि देखिए, अरविंद केजरीवाल सीएम के रूप में भी दोहरा खेल खेल रहे हैं और साथ ही साथ आरोपी के रूप में भी दोहरा खेल खेल रहे हैं। अगर हम उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि चुनाव से ठीक पहले हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और हमें जो है हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अगर हम उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए नहीं जाते हैं तो वही बाहर आके कहेंगे कि देखिए हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जी नीतीश, वहीं सिंघवी जो हैं, सिंघवी ने कहा कि आप बताइए, अगर किसी मामले में रिश्वत लिया जा रहा हो और रिश्वत लेते वक्त उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आता है, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। तो से उठाए गए हैं नीतीश और साथ ही साथ दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये देखना होगा कि अदालत कब तक इस फैसला सुना, साथ केजरीवाल का रास्ता जो है कितना आसान हो सकता है। नीतीश, ठीक है राकेश, बिल्कुल हम आपसे उस वक्त जुड़ेंगे जब केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा कि उन्हें बेल दी जाए या फिर से ईडी की कस्टडी में ही केजरीवाल रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुखातिब होंगे। आ जाते हैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश। फिर से मैं बोल रहा हूं, बताइए, छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली गए, मध्य प्रदेश तो फिर से आ जाते हैं, पहली बार मध्य प्रदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, उसी की बात करेंगे। 2 दिन के दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन था दौरे का और बाबा महाकाल की शरण में वो पहुंचे और विस्तार न्यूज के कैमरे पर उन्होंने कहा, बाबा महाकाल की जय हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम दिग्गज भी मौजूद थे। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करेंगे सीधा संतोष कृष्णानी से और इंदौर के हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय से, दोनों से कि क्या कुछ चल रहा है इस बैठक को लेकर। शांति
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। नड्डा दौरे के दूसरे दिन यानी कि 3 अप्रैल को इंदौर उज्जैन पहुंचे। सबसे पहले जेपी नड्डा ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दरबार में पत्नी और बेटे के संग हाजिरी लगाई। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। वहीं विस्तार न्यूज के कैमरे पर उन्होंने बाबा महाकाल का उद्घोष भी किया। जय महाकाल। जेपी नड्डा का इंदौर उज्जैन दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में इंदौर, खंडवा, खरगोन, रतलाम और धार के जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति यहां बनाई जाएगी और 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उज्जैन में पहुंचे, बाबा महाकाल की आरती करी और अब इंदौर को लेकर उनकी बैठक को लेकर हम अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। संतोष हमारे लगातार सुबह से ही जुड़े थे। पूरे ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये सब विस्तार न्यूज एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा सपत्नीक पहुंचे थे और उन्होंने पूजा अर्चना की। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे और फिर इसके बाद वो पहुंच गए राजस्थान झालावाड़, और झालावाड़ के बाद इंदौर का जो उनका कार्यक्रम है, इंदौर के हमारे सहयोगी बताएंगे। उज्जैन से और इंदौर से दोनों ही जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है। संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या है तमाम जानकारी और उनको दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है। कल जबलपुर पहुंचे थे जेपी नड्डा और जबलपुर में उन्होंने सभा की थी। सभा में उन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाना साधा था और महाकौशल की सीटें साधने की कोशिश की थी। पुनीत और संतोष दोनों हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो उज्जैन से और इंदौर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले आप बता दीजिए कि जेपी नड्डा की बैठक है कन्वेंशन सेंटर में, क्या आप वहीं हैं? बैठक को लेकर क्या कुछ होने वाला है और बैठक में कौन कौन पहुंचा है? जी नितेश, बिल्कुल मैं ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ही हूं और हम आपको दिखाते हैं बैठक शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं लेकिन वो बैठक में अभी नहीं पहुंचे हैं। पता चला है कि वो लंच करने के लिए रूम में मौजूद है और ये जो बैठक में है आपको सभी क्लस्टर प्रभारी नजर आ सकते हैं। तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। इन 5 क्लस्टर जो कि बात करें तो इंदौर, खरगोन, धार, झाबुआ। पुनीत, आप इनसे बात करिए और जानिए बैठक को लेकर क्या कुछ है। जी बिल्कुल हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में एमएसएमई खुद उप मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। जगदीश देवड़ा सर, मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है, कितना फायदा मिलने वाला है इसका? पूरा फायदा मिलेगा और सौभाग्य है कि हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज मार्गदर्शन देंगे। क्लस्टर की बैठक है और निश्चित रूप से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद और आज मार्गदर्शन मिलेगा, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। सर, विधानसभा को सेमीफाइनल बोला जा रहा था, उसमें काफ़ी बड़ी जीत भी मिली है, तो अब फाइनल में सर क्या माने इससे भी बड़ी जीत, क्योंकि 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने की भी योजना है। इसीलिए तो कहा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है, मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है और उनकी गारंटी है। और जो काम मोदी जी की सरकार ने किए हैं और मोदी जी ने जो काम किए हैं, अभूतपूर्व काम किए हैं, इसलिए जनता चाहती है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन कर के बैठे और हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे और 2047 का जो लक्ष्य दिया है कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा राष्ट्र प्रथम पंक्ति में खड़ा रहे। इसलिए सब लोग काम कर रहे हैं और इसलिए सब लोगों का भरोसा है मोदी जी पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर एक बार मोदी सरकार और मोदी जी फिर बैठेंगे। तो उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार। पुनीत, जरा पीछे भी चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात करिए, सभी से बात करिए, पर्याप्त टाइम है। मैं इनके स्वर में स्वर मिलाता हूं। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। मंत्री निर्मला भूरिया जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? देखिए, हम भी वही कहेंगे कि अब की बार
400 पार। कितना और फायदा मिलेगा मैडम? फायदा तो मिलेगा निश्चित तौर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में बैठक में आएंगे। मंत्री चैतन्य काश्यप भी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। सर बहुत बड़ी ये मीटिंग है, कितना फायदा मिलेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। इस क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत मिलेगी। जीत तो हमें मिलने वाली है, परंतु मैं मानता हूं कि इस बैठक के माध्यम से जो उत्साहवर्धन होगा उससे हमारे जीत के आंकड़े पूरे देश के अंदर चर्चित होंगे। तो देखिए जीत के आंकड़े चर्चित भी रहेंगे। मंत्री विजय शाह भी मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, अभी मीटिंग भी शुरू होने वाली है, क्या कहेंगे सर, कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ आना इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेती। या आज जो 150 लोग यहाँ बैठे हैं ये सभी अपनी अपनी जिले या तो विधायक हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं या फिर संगठन के पदाधिकारी हैं। कुल मिलाकर के उनका मार्गदर्शन लेकर के और हम लोग 6 अप्रैल से स्थापना दिवस के रूप में बीजेपी को मनाते हुए और ऐतिहासिक मतों से इन 5 सीटों पर हम जीत दिलाएंगे। देखिए हर व्यक्ति यही दावा कर रहा है कि इन 5 सीट पर बहुत अच्छे वोट से जीत हासिल करेंगे। तमाम मंत्री मौजूद हैं, आप यहाँ पर जितने चेहरे देखेंगे सब नॉन चेहरे हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि हर व्यक्ति को दर्शक पहचानते हैं और निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जो जिनके पास जिम्मेदारी है इन 5 लोकसभा सीट पर अधिक से अधिक मतों पर जिताने की। तो पुनीत कितनी देर से आने वाले हैं नड्डा जी, क्या है उनके आने का अपडेट, कितनी देर चलेगी ये बैठक? बात तो हो गई, दावे हो गए भारतीय जनता पार्टी के, जरा बैठक के अपडेट दे दीजिए, फिर हम संतोष का रुख कर ले। बाबा महाकाल की नगरी में इंतजार कर रहे हैं। देखिए जी बिल्कुल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर तो आ चुके हैं जेपी नड्डा, लेकिन यहाँ बैठक में थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ऊपर रूम में लंच कर रहे हैं, उनके साथ में कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। यह वो मंच है जिस पर आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इसी मंच पर थोड़ी ही देर में आएंगे और जो तमाम लोग यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं उन्हें संबोधित करेंगे और वो मंत्र देंगे जीत का कि किस तरह से अधिक वोट हासिल कर इन 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की जाएगी। जो रिकॉर्ड बनाने की बात कही जा रही है उस रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, वो सब जो गुरु मंत्र हम कह सकते हैं जिसे, वह गुरु मंत्र यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन तमाम लोगों को देंगे। ये तमाम लोग खुद भी गुरु हैं लेकिन इनके भी महागुरु राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। महागुरु आ रहे हैं, क्या बात है पुनीत, कमाल कर दिया, क्या बात कही है। संतोष भी जुड़े हुए हैं, इनसे बाबा महाकाल की जय बोल कर गए हैं जेपी नड्डा जी से। संतोष जी कमाल कर दिए, आप बातचीत कर लिए, बाबा महाकाल की जय के नारे लगा गए। क्या क्या हुआ था उज्जैन में बता दीजिए। जेपी नड्डा जी आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, क्या क्या हुआ, क्या क्या बातचीत हुई, सारी चीजें। बिल्कुल नितेश जी बताने के, क्योंकि कालों के काल महाकाल की महिमा इतनी अपरंपार है कि जो भी जनप्रतिनिधि, बड़े से बड़ा जनप्रतिनिधि, चाहे वो मोदी जी हो, जेपी नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सभी बाबा महाकाल के परम भक्त हैं। जब जब इन्हें समय मिलता है तब बाबा महाकाल की शरण में आते हैं और विधि विधान के साथ पंचामृत पूजन किया जाता है, नंदी हॉल में बैठकर नमो शिवाय का जाप किया जाता है और आस्था के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं। और ऐसे इसी तारतम्य में आज जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और जिस प्रकार लोकसभा चुनाव आना है उसमें 400 पार आखिर बीजेपी को कैसे जीत दिलाएं उसको लेकर बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने आए थे। उसके बाद लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों से बैठक की जा रही है और जिस प्रकार बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया है, आशीर्वाद के साथ सभी को एक गुरु मंत्र के माध्यम से एक ऊर्जा भरी जा रही है, जनप्रतिनिधि ऊर्जा भरी जाएगी। जनप्रतिनिधियों के बाद जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जमीन पर रहता है, वही घर डोर टू डोर जाएगा, बूथ टू बूथ पे जाएगा, तभी मतदाता जो हैं उनको जागरूक किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब मतदान करेंगे तो बीजेपी के फेवर में होगा। क्योंकि इस बार का जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस बार जो बीजेपी के एजेंडे हैं, क्योंकि इस बार 370 है, राम मंदिर का मुद्दा है, ऐसे तमाम जो मोदी की गारंटी, ऐसे उन मुद्दों को लेकर बीजेपी घर घर
के अभियान पर चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं गुरु मंत्र भी आज जेपी नड्डा सभी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। और खास बात है कि मध्य प्रदेश के चाणक्य जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी है, कैलाश विजयवर्गीय, सब चाणक्य नीति के अनुसार जेपी नड्डा को फार्मूला भी है और जेपी नड्डा इन बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा है उसको आगे देखना होगा कि कैसे ये साबित कर सकते हैं। जी ठीक है, तो ये संतोष थे, उज्जैन की जानकारी दी, पुनीत ने जानकारी दे दी इंदौर की। संतोष को मैंने थोड़ा ज्यादा बोलने दिया क्योंकि संतोष जब से खड़े थे, पुनीत ऑन मौके पर थे, पुनीत ने पूरा माहौल बताया, संतोष ने भी अब बता दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह, इसी मुस्तैदी से, इसी का नाम है विस्तार न्यूज। हमारे दोनों रिपोर्टर खड़े थे और सभी जगहों पर हमारे रिपोर्टर इसी तरह तैनात हैं ताकि आपको आपके शहर की खबर सीधा बता सकें। पूर्व सीएम भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव का धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आगे हम खबर पर बढ़ते हैं और उनके धुआंधार प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के आने की खबरें। रिपोर्ट देख लीजिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं। बघेल अपने चुनावी अभियान के दौरान राजनांदगांव के गांव-गांव में जाकर आम लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो बघेल बीजेपी के गढ़ को भेदने की कवायद शुरू कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार बीजेपी पर करारा प्रहार भी किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी भूपेश बघेल की सक्रियता को देखते हुए और अधिक अपनी सक्रियता कर दी है। राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए 6 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह राजनांदगांव लोकसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर भूपेश बघेल की बढ़ती सक्रियता की काट के तौर पर अब बीजेपी के चाणक्य शाह खुद राजनांदगांव पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सहयोगी जुड़ गए हैं अनमोल, अब खुद आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। राजनांदगांव की लड़ाई अब जीत हार तक आई। बिल्कुल नितेश, देखिए भाजपा जो है भूपेश बघेल का विकेट गिराने में लगी हुई है। दरअसल भूपेश बघेल जो हैं राजनांदगांव से जब से चुनाव लड़ने के लिए उनका नाम सामने आया है तब से भाजपा लगी हुई है कि कैसे भी करके दमखम से राजनांदगांव में चुनाव लड़ा जाए। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार दिया है भाजपा ने, ठीक उसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल को मात दिया जाए। इसके लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है, रणनीति तैयार है। भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह वो 6 तारीख को राजनांदगांव का दौरा करेंगे। देखिए नीतीश, सबसे खास बात जो हमें ध्यान देने की बात है कि राजनांदगांव में दूसरे चरण में चुनाव है। राजनांदगांव में दूसरे चरण में चुनाव है, इसके बावजूद राजनांदगांव का दौरा सबसे पहले भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो ये समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि राजनांदगांव इस वक्त प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। बस्तर में पहले चरण का चुनाव होना है 19 अप्रैल की। कैसे न समझे आप, इतना अच्छा समझाते तो हो, कैसे मैं न समझूं और कैसे दर्शक न समझे। बिल्कुल, तो वही मैं बता रहा था आपको नितेश कि अभी मैं भूपेश बघेल को आप देखेंगे तो कल से उन्होंने जिस तरीके से वो पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते थे तो अब उनका एक बार फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। वो गांव-गांव कस्बों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, हर एक गांव को टच कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई जो है अब आर या पार की है। वहां पे संतोष पांडे बहुत बड़े दिग्गज हैं भाजपा के, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री की जो है साख जो है वो दांव पे है इस बार, तो वो भी कोई दमखम नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा जानती है कि भूपेश बघेल को किस तरीके से पराजित करना है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है 6 तारीख को राजनांदगांव में आ रहे हैं नीतीश। इसके अलावा पीएम मोदी भी बस्तर में आ रहे हैं क्योंकि पहले चरण का चुनाव होना है 19 तारीख को बस्तर में। पीएम मोदी भी वहां ताकत झोंकेंगे और ये तो हम सभी जानते हैं नीतीश, आम जनता भी जानती है कि भाजपा की तैयारी शुरू जो होती है बिल्कुल सही पीएम मोदी से शुरू होती है। बिल्कुल तैयारी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है और अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। अनमोल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका करते हैं क्योंकि भोपाल से बड़ी खबर आ गई है। 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की भोपाल में बैठक है। मध्य प्रदेश कार्यालय में होगी इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक। आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार,
समता पार्टी बैठक में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के मध्य प्रदेश लीडरशिप की यह बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां रणनीति बनेगी और बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। लोकसभा चुनाव में एकजुटता का संदेश दिया जाएगा और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की यहां पर रणनीति बनेगी। बड़ी खबर आप भोपाल से देख रहे हैं। 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की भोपाल में बैठक है और ये बैठक होगी सभी इंडिया गठबंधन के दलों के बीच। आप, लेफ्ट, समाजवादी, आरजेडी, एनसीपी, ये सभी पार्टियां शामिल होंगी। मध्य प्रदेश लीडरशिप की ये बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश के इनके तमाम लीडर्स जो होंगे उनकी बैठक है ये, आपको बता दें। मध्य प्रदेश की जो ये लीडरशिप है इसको लेकर ये बैठक है। तो बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश लीडरशिप की बैठक है। भोपाल में ये बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश की सीटों को कैसे जीता जाए इसकी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश कार्यालय में इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक है और आप, लेफ्ट, सपा, आरजेडी, एनसीपी, समानता पार्टी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और विवेक पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? मध्य प्रदेश के क्या सभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी घटक इकट्ठा हो रहे हैं? क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस दफ्तर में ये बैठक होने वाली है। तमाम इंडिया गठबंधन के प्रदेश के जो तमाम कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव उपाध्यक्ष स्तर के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, समाजवादी, आरजेडी और एनसीपी जो शरद पवार की है और समानता पार्टी के जो तमाम सहयोगी हैं वो मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश की तमाम लीडरशिप ये मौजूद रहेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और बैठक के बाद इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में लेकर क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र की तरह हो रही लूट को हम अपनी आंखों से लंबे समय तक नहीं देख सकते। ठीक है, ध्यान में रखते हुए ये भोपाल में बैठक ठीक है विवेक। तो इंडिया गठबंधन की बैठक है और मध्य प्रदेश में कैसे इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस करे इसकी बैठक है। कहीं मत जाइएगा विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि भोपाल में इंडिया गठबंधन की बैठक है, इस तमाम जानकारी को विवेक ने साझा किया हमारे सहयोगी ने। और वक्त है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन वापस आते हैं।